अब आज चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छोटा सा चैप्टर है बहुत। तो दीज आर द वेव्स ओरिजिनेट बाय changing electric and magnetic field. And remember, electric or magnetic field must be perpendicular to each other. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होती हैं, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती हैं। हम इसे और कह सकते हैं कि ये वेव वैक्यूम से भी चलती हैं। तो these are the waves which do not require any material medium for their propagation. तो do not require any material medium, कोई मीडियम नहीं चाहिए इन्हें चलने के लिए। तो बच्चों EM वेव को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बनाने को आ जाता है एग्जाम में। देखो एक्स एक्सिस, वाई और जेड। अब माना ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगी ईएम वेव, और इसे ऐसे बना देंगे। ये नोट्स में देखें फिगर आप, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। नोट्स में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। तो ये ई ये रहा और ये वाला बी ये रहा। अब फिर से ये बी इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बी थोड़ा टेढ़ा ऐसे है ना ये, तो ये आ जाएगा बी और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां पहुंच गया एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलर चलती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है बच्चों, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है और उसका फॉर्मूला होता है E नॉट बाई बी नॉट। ये वैक्यूम में चलनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में, मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में। ई वैक्यूम, वी वैक्यूम भी लिख सकते हो, बी वैक्यूम, वैक्यूम। तो C इज E नॉट बाई बी नॉट। एक और भी फॉर्मूला है इसका, C इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। तो ये भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला है, ये भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला है। ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चलती है और डेफिनेशन आपकी पता ही है, वैक्यूम में ये चल सकती हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन है। अब इसमें पढ़ेंगे हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस। कुछ भी नहीं बच्चों, 4 इक्वेशन सिर्फ आपने लिखनी है, कुछ भी नहीं। ना तो वो डिटेल में आपके सिलेबस में, सिर्फ आपको 4 इक्वेशंस लिखनी है। तो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन पहली E डॉट ds ओवर ए क्लोज पाथ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन बन गई। दूसरी B डॉट ds ओवर ए क्लोज पाथ इक्वल टू 0, ये भी गॉस थ्योरम इन मैग्नेट है। सिर्फ लिखनी है आपको ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो ये भी गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म है ये। तीसरा बच्चों फैराडे लॉ, फैराडे लॉ E डॉट dl ओवर ए क्लोज पाथ नेगेटिव d बाई dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ ऑफ EMI।
आपको पता ही है, फैराडे लॉ, EMI, और चौथी बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में। एक्चुअल में एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल साहब ने मॉडिफाई करा था, और उन्होंने कहा था कि B.dl ओवर ए क्लोज पाथ म्यू नॉट I प्लस ID, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये बन गया था एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। इसको एम्पियर सर्किटल लॉ था ना ये, तो ये एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बन गई। तो बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रूव करने के लिए इन सारी इक्वेशंस को यूज किया था मैक्सवेल साहब ने, इसलिए इनको मैक्सवेल्स इक्वेशन कह देते हैं। आपके एग्जाम में ये सिर्फ लिखने को आती हैं एक मार्क में कि राइट मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है जी, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया जी। अब पढ़ेंगे बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट करंट। फिगर और डेफिनेशन आपके नोट्स में है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ID, वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और आपको प्रूफ करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट ही कंडक्शन करंट होता है। आप अपने नोट्स में देखें इसका फिगर और इसकी डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखना ID एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d/dt, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d/dt, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख दो बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, सो डिस्प्लेसमेंट करंट d/dt सिग्मा की जगह q/a इनटू एरिया, इससे कट गया। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू dq/dt। तो बच्चों dq/dt तो करंट होता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ और नहीं होता, कंडक्शन करंट ही होता है। बस अगर यहां एक क्लोज पाथ ले लिया और यहां कैपेसिटर ले लिया, यहां क्लोज पाथ ले लिया, तो जो बाहर करंट है वो तो कंडक्शन करंट है, और जो अंदर करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्योंकि चेंज ऑफ फ्लक्स से बनता है ना। यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होके जो करंट बनता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो बाहर IC मतलब कंडक्शन करंट, IC लिख दो या I लिख दो, बात एक ही है। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट करंट और ये कंडक्शन करंट, और ये दोनों मिलके कंटीन्यूअस होते हैं। ये दोनों मिलके कंटीन्यूअस होते हैं जी। अकेले अकेले लोगे तो ये डिसकंटीन्यूअस होता है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर के अंदर आपका एक तो न्यूमेरिकल है NCERT का सॉल्व, जो हम आपको न्यूमेरिकल में कराया है, और इसके अंदर जो बोर्ड के पेपर में आएगा बच्चों वो स्पेक्ट्रम टॉपिक आएगा, स्पेक्ट्रम कंफर्म्ड वो ही आएगा। और मैं आपको स्पेक्ट्रम बता दूं, 7 टाइप की वेव्स हैं, इसलिए उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 टाइप की वेव्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेते हैं कि उन 7 टाइप की वेव्स को अरेंज करो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की फॉर्म में, पहली बात। दूसरी बात, उन 7 वेव में से आपसे यूजेस पूछ सकते हैं उनके, या उनकी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। जैसे एक्सरे पूछ ली, माइक्रोवेव पूछ ली, गामा रेज पूछ ली। तो बच्चों ये जो स्पेक्ट्रम टॉपिक है ये आपके नोट्स में बिल्कुल 1 to all लिखा हुआ है।
आपने उसको एज इट इज पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है उसको तो याद करना है। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। 100% ये ही आएगा स्पेक्ट्रम। तो इस चैप्टर में बाकी कुछ नहीं था, ये चैप्टर खत्म होता है, बाकी अपने नोट से पढ़ें इसको।